नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन 13 फरवरी 2023 को जो आर्ट एजुकेशन का केवीएस का जो एग्जाम लगा था, आर्ट एजुकेशन में केवीएस का जो एग्जाम लगा था, उस एग्जाम की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है। अब विभाग ने कौन से उत्तर क्या माने हैं, किस प्रश्न पर हमें ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको एक एक प्रश्न की जब आंसर की बताऊंगा, एक एक प्रश्न की जब उत्तर बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि विभाग ने इसका आंसर ये माना है, अपनी तरफ से ये इसमें परिवर्तन हो सकता है, यहां पर आप ऑब्जेक्शन लगाइए। तो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी का हिस्सा नहीं है? इनमें से दिए गए स्थलों में से कौन सिंधु घाटी का हिस्सा नहीं है? तो काली घाट है जो सिंधु घाटी का हिस्सा नहीं है। इन्होंने काली घाट इसलिए दिया ताकि बच्चे हैं जो कालीबंगा और काली घाट में क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सातवाहन शासकों द्वारा निर्मित स्तूप कौन सी है? तो सातवाहन शासकों के द्वारा जो स्तूप बनाया गया था वो बनाया गया था अमरावती। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी निर्मित है, यानी जो मदर गोडेस हैं जो मोहनजोदड़ो से मिली है वो किससे बनी हुई है? तो ये टेराकोटा से बनी हुई है, यानी टेराकोटा से बनी हुई है। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे निर्मित है। सिंधु घाटी से जो मोहरे मिली है वो स्टेटाइट यानी जो सेल खड़ी पत्थर हैं उनसे निर्मित है। तो सही आंसर हो जाएगा सेल खड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 4 स्टेटाइट। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के बनाने की प्रक्रिया क्या थी? सिंधु घाटी से जो कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, डांसिंग गर्ल, वो किस प्रक्रिया से बनाई गई है? तो वो बनाई गई है लोस्ट वैक्स प्रोसेस से बनाई। लोस्ट वैक्स दो मेथड है, लोस्ट वैक्स कास्टिंग से ये बनाई गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की यह जगह गुजरात में कहां स्थित है? तो इनमें बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल है जो गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी स्थल का नाम बताइए। तो राजस्थान में बात करें तो जो कालीबंगा है, ऑप्शन नंबर 3, ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर लेख के रूप में हमें क्या मिला? तो मोहरों पर लेख के रूप में हमें स्क्रिप्ट मिली, यानी हमें लिपि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त देवी कौन सी गोडेस, कौन सी मदर गोडेस की आकृतियां निर्मित है? यानी मोहनजोदड़ो से जो मदर गोडेस की जो मूर्तियां मिली है वो किससे निर्मित है? तो ये टेराकोटा से निर्मित है, टेराकोटा से मृण, टेराकोटा की मृण मूर्तियां है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का आकार है, हड़प्पा से जो पुरुष धड़ की जो मूर्ति मिली है ये किस आकार की है? ये लघु आकार की है, यानी मिनिएचर साइज की ये मूर्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मेल टोर्सो फ्रॉम हड़प्पन साइट इज हाईली, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की जो प्रखरता है वो क्या है? तो पुरुष धड़ है ये एकदम से वास्तविक है, यानी रियलिस्टिक, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। फिर आपके सामने एक ये जार दिखाया गया, एक बर्तन दिखाया गया है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहां से? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इसका एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो देखो। इस चित्र में दर्शित मिट्टी का बर्तन किस सभ्यता का भाग है? तो मैंने बता दिया मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, इसका मतलब मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन, सिंधु घाटी। तो ये कौन सी हो गई? सिंधु सभ्यता से संबंधित ये बर्तन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त कांस्य प्रतिमाएं किस देवता को दर्शाते हैं? तो गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से जो कांस्य की प्रतिमाएं मिली ये भगवान बुद्ध को दर्शाते हैं। अगला बात करें तो कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस काल में केंद्र बना? तो नालंदा है जो पाल काल में क्या बना था? प्रमुख केंद्र बना था। चोल काल में कांस्य मूर्तियों की
प्रचुरता का क्या कारण है? चोल काल में कांस्य मूर्तियों की जो प्रचुरता जो हमें बड़ी संख्या में प्राप्त हुई थी, उसका कारण है मंदिर उत्सवों के लिए ये मूर्तियां बनाई गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, 13वीं सदी में व्यापक पैमाने में भवन निर्माण गतिविधि के अंतर्गत शुरू हुई। 13वीं शताब्दी में भवन निर्माण है जो व्यापक पैमाने पर या बड़े स्तर पर स्टार्ट किए गए थे। इसका कारण ये था कि दिल्ली सल्तनत है का समय जो उस समय स्टार्ट हो चुका था, तो दिल्ली सल्तनत इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मातृदेवी का संग्रह है यानी जो मदर गॉडेस है वो कहाँ है? ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली यानी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये क्या है? मूर्तियां रखी हुई है। अगले प्रश्न की बात करें, कुषाण कालीन कटरा टीले से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? यानी कुषाण काल में कटरा टीले से भगवान बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, वे वर्तमान में किस संग्रहालय में रखी हुई है? तो वर्तमान में ये मथुरा संग्रहालय में क्या है? सुरक्षित रखी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखो, ये सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ दिखाया गया है, ये पूरा स्तंभ दिखाया गया है। आप एक बार इसको क्या कर लीजिए, देख लीजिए। प्रश्न पूछ रहा है, दिए हुए चित्र में अशोक स्तंभ पर कौन सा फूल अंकित है? तो अशोक स्तंभ पर कौन सा फूल अंकित है? ये यहां पर है, ये फूल हम कहते हैं ये कौन सा फूल है? ये उल्टे कमलाकार आकार की ये क्या है? आकृति बनी हुई है। तो उल्टे कमल के आकार की आकृति है, तो इसमें जो फूल है ये किसका फूल है? ये कमल का फूल है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री गारा बनाने के लिए प्रयुक्त में नहीं किया गया था? गारा बनाने के लिए कौन सी सामग्री है जो अजंता के चित्रों में प्रयोग में नहीं ली गई थी? तो बजरी यानी सैंड ली गई थी, चाक ली गई थी, और इसके अलावा मेथी दाने भी लिए गए थे, लेकिन सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। चलते हैं आगे। अजंता के किस गुफा संख्या में मर्ती राजकुमारी चित्र चित्रित है? मर्ती राजकुमारी जो अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रित है। आगे चलते हैं। अजंता के अधिकांश चित्रों के विषय इनमें से है। अजंता के अधिकांश चित्रों के जो विषय है वो भगवान बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, अजंता के किस गुफा संख्या में माया देवी का स्वप्न यानी ड्रीम ऑफ माया चित्रित है? तो ये अजंता की गुफा संख्या 2 में चित्रित है। अगला प्रश्न है, शुंग काल में निर्मित स्तूप निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग हुआ है? यानी शुंग काल में जो स्तूप बनाए गए हैं वो स्तूप मुख्य रूप से किस सामग्री से बनाए गए हैं? तो वो स्तूप ब्रिक्स यानी ईंटें, स्टोन यानी पत्थर, तो स्टिका यानी ईंट और पत्थर से ये क्या है? स्तूप बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भवन निर्माण में ट्राइबिएट से आर्किएट तरीके में परिवर्तन का परिचय में हुआ यानी किस शैली में हुआ? तो ये हुआ था इंडो इस्लामिक वास्तु कला शैली में। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। फिर बात करें वास्तुकला में ट्राबिएट तरीके के अंतर्गत क्या आता है? ट्राबिएट तरीके में एक तो ब्रैकेट आते हैं, पिलर्स आते हैं और लिंटल आता है। तो ब्रैकेट, स्तंभ और लिंटन, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। फिर बात करते हैं आगे, कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की लंबाई है जो 234 फीट मानी जाती है। फिर चलते हैं आगे, कुतुब मीनार इनके साथ भी संबंधित है, तो इन्होंने जो उत्तर माना है वो माना है कुतुबुद्दीन मोइन, जबकि वास्तव में देखा जाए तो कुतुब मीनार का जो संबंध है ये कुतुबुद्दीन ऐबक से होगा, क्योंकि इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इल्तुतमिश है जिन्होंने कुतुब मीनार को है जो कंप्लीट करवाया था। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, जबकि केवीएस ने क्या माना है? केवीएस ने माना है ऑप्शन नंबर 4। तो इस पे आप आपत्ति लगा सकते हो, आपके पास सही प्रूफ है। तो
कुतुब मीनार इन आकारों के मिश्रण से बना है। कुतुब मीनार है जो किन आकारों के मिश्रण से बना है, तो ये पॉलीगोनल और गोलाकार प्रकार की आकृतियों के मिश्रण से ये बना हुआ है। अजंता के भित्ति चित्र, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र में निम्नलिखित में से बुद्ध के दाएं हाथ में इनमें से किस पुष्प को दिखाया गया है? अजंता की गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र है। भगवान बुद्ध ने अपने दाहिने हाथ में एक पुष्प ले रखा है और वो पुष्प किसका पुष्प है ये पूछ रहा है, तो ये लोटस पुष्प है, यानी किसका? कमल का फूल है जो उन्होंने ले रखा है नीले रंग का। फिर आ गई ये एक मकबरा जिसे आप देखिए, और फिर आपसे क्या पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ये प्रश्न पूछ रहा है कौन सा विश्व प्रसिद्ध मकबरा दिए हुए फोटो में दर्शित मकबरे से प्रेरित है, यानी इससे प्रेरित होकर के कौन सा जो मकबरा है जो बनाया गया है, तो इससे प्रेरित होकर के मकबरा बनाया गया था कौन सा? ताजमहल। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के परिसर यानी कुतुब मीनार पर बनी सजावट में सम्मिलित है। कुतुब मीनार पर जो सजावटें बनाई गई हैं उसमें क्या सम्मिलित है, तो उसमें कैलीग्राफी और पत्तियां हैं जो क्या है? सम्मिलित है। अगले प्रश्न की बात करें, संगमरमर पर जास्पर से जड़ित कैलीग्राफी में है, क्या है? संगमरमर पर जास्पर से जड़ित कैलीग्राफी में क्या है? कुरान की आयतें हैं जो यहां पर खुदी हुई है। चले आगे, गोल गुंबज में स्थित है, तो गोल गुंबज है जो बीजापुर में स्थित है। बीजापुर कहाँ है? बीजापुर है कर्नाटक में। तो गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में है। फाहियान भारत किस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था, तो ये बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए फाहियान है जो भारत में आया था। फिर बात करें इनमें से किस गुफा संख्या में अजंता के आरंभिक चित्र प्राप्त होते हैं, तो अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 में है आरंभिक चित्र प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। फिर एक और चित्र है, ये मारू रागिनी नामक चित्र है, इस चित्र को आप देख लीजिए। ये 2 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। प्रश्न पहला पूछा गया है, यहां पर छपे हुए फोटो में जो पेंटिंग है उसकी शैली को पहचानिए। तो ये शैली राजस्थानी, कौन सी शैली है? राजस्थानी शैली का ये चित्र है। यूं कहें तो राजस्थान की मेवाड़ शैली का ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। फिर चलते हैं आगे, दक्कन लघु चित्र में शीर्षक पोलो खेलती चांद बीबी चित्र में चांद बीबी कौन है? तो चांद बीबी है जो बीजापुर की कौन थी? ये रानी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुख्यतः मुगल लघु चित्र चित्रित हैं। तो मुगल लघु चित्र हैं जो हैंडमेड पेपर यानी हस्त निर्मित कागज पर क्या है? चित्रित है। अगला प्रश्न है, लघु चित्रण में लेपिस लाजुली में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो लेपिस लाजुली में अल्ट्रामेरन यानी नीला रंग है जो प्राप्त होता है। फिर चले आगे, किसके काल में मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता व यथार्थता के उच्च स्तर को प्राप्त था? तो मुगल लघु चित्र शैली है या लघु चित्रण है जो वैज्ञानिकता और यथार्थता की उच्चतर स्तर पर पहुंचा था जहांगीर के काल में। जहांगीर कालीन चित्रित लघु चित्र कौन सा? बाज शीर्षक का चित्रकार कौन है? फाल्कन ऑन द बर्ड रेस्ट, हवाई अड्डे पर जो पक्षी हैं, इस चित्र के चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। अगले प्रश्न की बात करें, लघु चित्रों में राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया है। तो लघु चित्रों में राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया है मुगल लघु चित्रण शैली में। फिर चलते हैं, लघु चित्र गोवर्धन पर्वत को उठाए श्री कृष्ण किसके द्वारा बनाया गया है? तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, ये जो चित्र है ये मिस्किन के द्वारा चित्रित किया गया है। मुगल लघु चित्र शैली का ये प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, आरंभिक रेखांकन, पृष्ठभूमि, आकृति कार्य, व्यक्ति चित्रण व पूर्ण बाध्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला के
कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था। यानी विभिन्न कलाकारों को अलग अलग कार्य, किसी को रेखांकन, किसी को पृष्ठभूमि आकृति का कार्य, व्यक्ति चित्रण का कार्य अलग अलग बांटा गया था। किस शैली में बांटा गया था? तो ये मुगल लघु चित्र शैली में बांटा गया था। फिर चलते हैं आगे। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? तो बसावन है ये अकबर का दरबारी चित्रकार था। फिर चले आगे, एक और चित्र देखो आप, इसमें क्या है? इन दिस गिवन पिक्चर व्हाट इज कृष्णा डूइंग? इसमें भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? देखो आप इस चित्र को अपन ध्यान से देखते हैं तो ये भगवान कृष्ण है जो गोवर्धन पर्वत को क्या कर रखा है, इन्होंने अपने अंगुली पर क्या कर रखा है? उठा रखा है। तो यही पूछ रहा है प्रश्न में कि इस चित्र में कृष्ण क्या कर रहे हैं। इस चित्र में भगवान कृष्ण है जो गोवर्धन पर्वत को क्या करे हुए हैं? उठाए हुए हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था, क्योंकि बीकानेर में मुगल दरबारी चित्रकार हैं जो मौजूद थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, नूरुद्दीन किस जगह के कलाकार थे? तो नूरुद्दीन की बात करें तो नूरुद्दीन है जो बीकानेर शैली के कलाकार थे। अगले प्रश्न की बात करें, राजधानी यानी ये पूछ रहा है कि राजधानी नहीं, ये राजस्थानी की बात कर रहा है। इधर देखो अपन ध्यान से, पता इंग्लिश में देखें तो पता चल जाएगा। राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग यानी राजस्थानी लघु चित्रकला के चित्रण की तकनीक क्या है? तो इसकी जो तकनीक है वो थी कौन सी? टेम्परा। इधर रेम्परा दिखाई दे रहा है, हम इंग्लिश में देखेंगे तो हमें क्लियर दिख जाएगा कौन सा? टेम्परा तकनीक। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रह में मारू रागिनी चित्र किस राजस्थानी लघु चित्र शैली से संबंधित है? तो मारू रागिनी नामक चित्र मैंने आपको पहले ही इसमें तस्वीर दिखा चुका हूं। यह चित्र मेवाड़ शैली का चित्र है। आगे प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थानी लघु चित्र में सबसे प्रसिद्ध बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? तो बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? ये थे निहाल चंद। आगे चलते हैं। आगे वाला प्रश्न है, चित्रकार दाना द्वारा चित्रित चौगान प्लेयर किस राजस्थानी लघु चित्रकला शैली का है? तो ये जो चौगान प्लेयर है ये जोधपुर शैली का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, जयपुर राजस्थानी लघु चित्रकला शैली में चित्रित राम भरत मिलाप चित्र के चित्रकार कौन थे? तो इसके चित्रकार थे गुमान। चित्र कौन सा है? राम भरता मिलाप। राम भरत मिलाप नामक चित्र है जो जयपुर शैली का है, जो कलाकार गुमान के द्वारा चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न, राजस्थानी लघु चित्र शैली की कोटा शैली ने किस विषय में चित्रण में विशिष्टता हासिल करी? तो कोटा शैली है जो शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दिए गए ऑप्शन में बात करें तो कोटा शैली 12 मासा दृश्यों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो कोटा शैली है जो शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दिए गए ऑप्शन में बात करें तो 12 मासा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करें, उस राजा का नाम बताइए जिनके व्यक्ति चित्र हमें किशनगढ़ चित्रकला शैली में मिलते हैं। तो ये मिलते हैं राजा सामंत सिंह के व्यक्ति चित्र। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। गुमान द्वारा चित्रित जयपुर शैली का चित्र राम भरत मिलाप में कितनी मानवाकृतियां हैं? तो इसमें 40 से ज्यादा मानवाकृतियां हमें नजर आती है या यहाँ पर चित्रित करी गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहाड़ी लघु चित्रों के अंतर्गत बसोली शैली में चित्रित रसमंजरी पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो रसमंजरी पर जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा था प्रारंभिक पश्चिमी भारतीय लघु चित्रकला का, इस पे प्रभाव पड़ा था। बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्र शैली में वोस चित्रण कहां से प्रभावित है? यानी बंगाल चित्र शैली में जो वोस चित्रण हुआ वो किससे प्रभावित है? तो ये जापानी छाप चित्रों यानी जापानी चित्रों से क्या था? प्रभावित था। चलते हैं आगे। कृष्णा रेड्डी ने किस माध्यम में अपने काम बनाए हैं? तो कृष्णा रेड्डी है जिन्होंने एचिंग यानी एचिंग में अपना कार्य किया था। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है,
वे कौन थे भारतीय मूर्तिकार जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों में अपने ही जनजातीय जीवन को दर्शित किया? तो अपने ही मूर्ति शिल्पों में अपने ही जनजातीय जीवन को दर्शाने वाले कलाकार थे रामकिंकर बेंज, जिन्होंने संथाल परिवार, कौन सी? संथाल जो एक आदिम जनजाति थी उससे संबंधित दृश्यों को अपनी मूर्तियों में दर्शाया था। बात करते हैं आगे, राजा रवि वर्मा। ये राजा रवि वर्मा है, इंग्लिश में देखेंगे तो हमें क्लियर दिख जाएगा राजा रवि वर्मा। पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों को घर घर पहुंचाने के लिए इनमें से किस छापा कला के तकनीक का प्रयोग किया था? तो राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफ यानी रंगीन छापा कला की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित श्रम की विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर, श्रम की जीत मूर्ति निम्नलिखित में से कहां संग्रहित है? तो ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है? सुरक्षित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली है, यहां पर ये सुरक्षित है, रखी पड़ी है। बात करें आगे, वो चित्रण तकनीक में अंतिम प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन है? वो चित्रण में जो अंतिम प्रक्रिया की बात करें तो वो है टेंट लगाना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय इनमें से कौन सा था? तो सभी चित्रों का विषय की बात करें तो हरिपुरा के में जो कांग्रेस का अधिवेशन सन 1937-38 हुआ था, वहां पर ग्रामीण जीवन के किसान परिवेश के दृश्य हैं जो नंदलाल बोस ने वहां पर बनाए थे, और वो एक प्रकार की दिनचर्या के क्या थे? विषय थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला चित्रकार का जन्म हंगरी देश में हुआ था? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सन 1913 में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा पार्थ सारथी चित्रित किया गया? पार्थ सारथी नामक ये प्रसिद्ध चित्र है जो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है, अमृता शेरगिल द्वारा चित्रित चित्र 3 लड़कियों का माध्यम निम्नलिखित में से क्या है? तो 3 गर्ल्स नामक ये जो चित्र अमृता शेरगिल का है, इसका जो माध्यम की बात करें तो ये तेल रंग में चित्र बनाया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामकिंकर बेंज द्वारा निर्मित शिल्प संथाल परिवार का माध्यम क्या है? तो रामकिंकर बेंज ने जो मूर्ति संथाल परिवार बनाई थी वो बनाई थी सीमेंट व कंक्रीट माध्यम में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के लिए प्रदर्शित सभी चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाए गए? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के लिए जो सभी चित्र बनाए गए थे वो बनाए गए थे नंदलाल बोस के द्वारा। किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए थे। और ये चित्र किसके कहने से नंदलाल बोस ने बनाए थे? तो ये चित्र बनाए थे नंदलाल बोस ने महात्मा गांधी के कहने पर। महात्मा गांधी जी के कहने पर नंदलाल बोस ने सन 1937-38 में हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के जो पांडाल के जो चित्र हैं ये इन्होंने बनाए थे। भारतीय चित्रकार गुलाम रसूल संतोष, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं GR संतोष, द्वारा चित्रित चित्र बिना शीर्षक में कौन सा ज्योतिर्लिंग को किस रंग में दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है सफेद रंग में। अगले प्रश्न की बात करें, सोमनाथ होर द्वारा निर्मित छाप चित्र यानी छापा चित्र शीर्षक कौन से? बच्चे, इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रेन। इसकी तकनीक क्या है? तकनीक की बात करें तो इसकी सोमनाथ होर के इस बच्चे नामक जो छापा चित्र इसकी तकनीक है एचिंग एवं एक्वा टिंट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन कला के तत्व का भाग नहीं है? कला के तत्व की बात करें तो रेखा, रंग, रूप, तानपोत और अंतराल तो है, जबकि चित्रकला है जो कला का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग समूह का हिस्सा नहीं है?
तो ये जो नीला रंग है ये हमेशा ठंडा रंग होता है, इसलिए ये गर्म समूह का हिस्सा नहीं। स्पेस इज ए, स्पेस यानी अंतराल एक है, क्या है? अंतराल एक क्षेत्र है। स्पेस क्या है? एक एरिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय रूप का हिस्सा नहीं है? ज्यामितीय रूप का हिस्सा क्या नहीं है? वर्ग, वृत्त और त्रिभुज तो है, जबकि पानी का गिलास है जो ज्यामितीय शेप है, ये देखो शेप यानी ज्यामितीय आकृति का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेंसिल सर्वाधिक कठोर है? तो दिए गए ऑप्शन में एच यानी हार्ड एक ही है, हार्ड पेंसिल एक, एच नंबर की जो पेंसिल है ये दिए गए ऑप्शन में सबसे कठोर पेंसिल मानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन तेल चित्रण तकनीक में प्रयोग में नहीं लाया जाता है? तेल चित्रण तकनीक में प्रयोग में क्या नहीं लाया जाता है? इंग्लिश देखो, लिंसीड ऑयल होता है, हॉग हेयर ब्रश यानी सुअर के बालों का जो तुलिका है, जो ब्रश है वो भी काम में ली जाती है, बिल्कुल। ट्रपंटाइन तेल यानी ये भी काम में लिया जाता है, जबकि ड्राई पेस्टल यानी घिसकर के रंगों को लगाना ये तकनीक तेल रंग में काम में नहीं ली जाती। अगले प्रश्न की बात करें, काला और सफेद रंग कहलाते हैं, काला और सफेद रंग कहलाते हैं उदासीन। इंग्लिश में देखेंगे तो हमें क्लियर दिख जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट आर कोल्ड कलर्स। किस प्रकार के? ब्लैक और काले और सफेद रंग है जो न्यूट्रल रंग कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है, क्यूब, प्रिज्म और बेलनाकार ज्यामितीय ये क्या है? ये ज्यामितीय रूप है यानी फॉर्म है। इंग्लिश में देखेंगे तो हमें क्लियर दिख जाएगा क्या है, ये फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला प्रश्न, शहाबुद्दीन किस राजस्थानी चित्र कला शैली के चित्रकार हैं? शहाबुद्दीन की बात करें तो शहाबुद्दीन है जो मेवाड़ शैली का चित्रकार था। अगले प्रश्न की बात करें तो वो निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी शैली के चित्रकार नहीं है? तो उस्ताद मंसूर है जो मुगल शैली का कलाकार है। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है, चौगान खिलाड़ी शीर्षक चित्र में राजकुमारियां कौन सा खेल खेल रही है? तो राजकुमारियां हैं जो पोलो का खेल है जो खेल रही है। अगला प्रश्न, नागर और द्रविड़ मंदिर स्थापत्य की कुछ चुनकर बने हुए मंदिर स्थापत्य का नाम बताइए। एक ऐसा मंदिर जिसके कुछ भाग नागर शैली में, कुछ भाग द्रविड़ शैली में बनाए गए, और नागर और द्रविड़ दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वो जो शैली बनती है वो कहलाती है बेसर। तो इस प्रकार के मंदिर कहलाते हैं बेसर शैली के नाम से। अगला प्रश्न की बात करें, कला इतिहास में देवताओं की मूर्तियों के अध्ययन कहलाते हैं, देवताओं की मूर्तियों के अध्ययन कहलाते हैं प्रतिमा लक्षण विद्या यानी आइकोनोग्राफी है जो इसका सही आंसर होगा। आगे वाले प्रश्न की बात करें तो ये एक प्रकार का मंदिर दर्शाया गया है, मंदिर वास्तुकला दर्शाया गया और पूछा गया कि किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला है। तो हम ध्यान से देखेंगे, देखो यहां पर चित्र को देखकर मंदिर स्थापत्य कला को क्या करना, मंदिर स्थापत्य शैली को क्या करना है, पहचानना है। तो यहां हम जब ढंग से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कोई शिखर नहीं है, ये ऊपर की तरफ ये विमान बनाए गए हैं। तो ये जो शैली है, ये शैली कौन सी है? ये द्राविड़ शैली है। ये मंदिर द्राविड़ शैली का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न की बात करें, तूतीनामा ग्रंथ चित्रण इनमें से किससे संबंधित है? तो तूतीनामा जो ग्रंथ है ये तोता से क्या है, संबंधित है। आगे वाले प्रश्न की बात करें, लेपिस लाजुली रंग की प्रकृति है। तो लेपिस लाजुली रंग की जो प्रकृति है वो कैसी है, नीला रंग का होता है लेपिस लाजुली। अगले प्रश्न की बात करें, इनमें से कौन सी गुफा बाघोर नदी के किनारे स्थित है? तो बाघोर नदी के किनारे जो गुफा स्थित है वो है अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न, अजंता की गुफा संख्या 9 किस तरह की ग्रह है? तो अजंता की गुफा संख्या 9 है जो एक प्रकार का चैत्य है। गुफा संख्या 9, 10, 19 है। इसके बाद बात करें 26, 29 या 30, ये जो 5 गुफाएं हैं जो अजंता में चैत्य गुफाएं हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो वो है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास क्रम में प्रथम ध्वज के
प्रथम ध्वज में बीच वाले पट्टी का रंग क्या था? जो प्रथम बार ध्वज बनाया गया था उसमें जो बीच वाली पट्टी थी उसका रंग कैसा था? उसका रंग था पीला। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से राजा रवि वर्मा का एक माध्यम नहीं है। तो राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफ में कार्य किया, जल रंग में कार्य किया, तेल रंग में काम किया, जबकि राजा रवि वर्मा ने फ्रेस्को में बिल्कुल भी कार्य नहीं किया। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से अवनींद्रनाथ टैगोर की कौन सा चित्र बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ? यानी रविंद्रनाथ टैगोर का ऐसा अवनींद्रनाथ टैगोर का कौन सा चित्र है जो बंगाल की मैगजीन थी, कौन सी, प्रवास, उसमें प्रकाशित हुआ था? तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? जर्नीज एंड यानी यात्रा का अंत नामक प्रसिद्ध चित्र है जो यहां पर प्रकाशित हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1800 ईसा पूर्व का आधार है। क्या आधार है? तो इसका इन्होंने आधार माना है रेडियो कार्बन डेटिंग। सी की बात करें, रेडियो कार्बन डेटिंग की बात करें, ये इन्होंने क्या सही आंसर माना है, जबकि मुझे ये क्या लगता है, डाउट लगता है, क्योंकि कार्बन डेटिंग सी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल है जो 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। और यह प्रमाण है जो राजस्थान बोर्ड की किताबों में एज इट इज लिखा हुआ है। तो इसके अलावा आप एक इस प्रश्न पे क्या है, डाउट है, जो आप ऑब्जेक्शन है जो लगा सकते हैं। आगे वाला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। तो सिंधु नदी है जो तिब्बत से क्या है, निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की बात करें तो वो है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी कला के, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी कला के अवशेष नहीं मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला, आभूषण कला और बर्तन मिलता है, जबकि चित्रकला के अवशेष हमें यहां से प्राप्त नहीं होते। आगे चलते हैं, लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली तुलिका, ये तुलिमा है। इधर देखो, अपन ध्यान से देखेंगे, द ब्रश की बात करें यानी तुलिका की बात करें, तुलिका निर्मित हुई। तो लघु चित्रों में जो तुलिका प्रयोग में ली गई थी वो गिलहरी के बालों से बनी हुई तुलिका है जो सर्वाधिक यूज में ली गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है जो इसका सही आंसर होगा। आगे वाला प्रश्न, किस शासक के कार्यकाल में मुगल लघु चित्र शैली का पतन हो गया था? तो ये औरंगजेब के कार्यकाल में मुगल लघु चित्रकला का क्या हो गया था, पतन हो गया था। अगला प्रश्न है, एक बार फिर आपके सामने ये हवाई अड्डे पर बैठा हुआ पक्षी यानी बाज है, ये चित्र दिखाया गया है और इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित चित्र को किसकी जीवनी में सम्मिलित किया गया है? तो ये हवाई अड्डे पर बैठा हुआ बाज है, ये जहांगीर की जीवनी में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक और चित्र है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित चित्र कला है, ये किस प्रकार की चित्रकला है? तो ये एक प्रकार की क्या है, एचिंग है, ये एक प्रकार की एचिंग कला है। तो इसी के साथ जो कुल मिलाकर के 180 प्रश्न आए थे अपने इस पेपर में, जिसमें से 100 क्वेश्चन हैं जो सब्जेक्ट के थे, आर्ट के थे, आर्ट एजुकेशन के थे, ड्राइंग के थे, जो हमने क्या कर लिए हैं, हल कर लिए। अगर मेरे द्वारा करवाए गए प्रश्न पत्र आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और इसी प्रकार आप ड्राइंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन आर्ट को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ, कुछ नए नए पेपरों के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।